साथियों, आज हम बात करेंगे बिजली चोरी के जो बिजली विभाग द्वारा एफआईआर लिखा दी जाती है और ऐसा समझा जाता है कि उस एफआईआर में ऐसे गलत लोग फंस गए हैं जिन्होंने बिजली की चोरी की ही नहीं। अब साथियों, ऐसे लोग जिन पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा पुलिस में दर्ज हो गया है, उनके लिए एक समस्या है कि वो क्या करें। तो इस संबंध में आपको साथियों कुछ हम चर्चा करेंगे आज यहां पर। साथियों, आप बिजली चोरी से न तो आप उसमें आपने कोई सहयोग किया है और न ही आपने चोरी की बिजली का उपयोग किया है, लेकिन आपका नाम एफआईआर में आ गया है। कभी कभी देखा गया है कि गांव में या पास पड़ोस में रहने वाले वैमनस्यता में भी ऐसे लोगों का नाम शामिल करा देते हैं बिजली चोरी में। साथियों, अगर ऐसा हुआ है तो विभाग द्वारा स्थल का जो निरीक्षण किया जाता है, उस निरीक्षण की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें सारे मामलात की जानकारी होती है। तो आप ऐसी निरीक्षण की रिपोर्ट की जो एक प्रति जो है वो अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उससे ये पता लग जाए कि उसमें लिखा क्या है और आपको किस तरह से आपको दोषी समझा गया है। अगर आपको यह प्राप्त हो जाता है और आपके पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत हैं, तो आप ऐसे तमाम बातों को एक प्रार्थना पत्र में लिखें और लिख करके उस प्रार्थना पत्र को जो थानाध्यक्ष हैं उनके नाम लिखें और उसको किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस थाना में पहुंचा दें, उसकी प्राप्ति करा दें। एफआईआर के बाद जो पुलिस है वो मामले की तहकीकात करती है, जानकारी करती है और अगर उसमें से कोई निर्दोष है तो उसका जो है एफआईआर अंतिम रिपोर्ट उसमें लगा करके न्यायालय में भेजती है और जो दोषी हैं उनका आरोप पत्र बनाकर पुलिस न्यायालय में भेजती है। तो अगर आपकी बात सत्य है तो उसकी एफआईआर पुलिस द्वारा न्यायालय में लगा दी जाएगी, आपका नाम हट जाएगा। फिर भी अगर पुलिस आपके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करती है तो आपको समन शुल्क राजस्व निर्धारण जमा करना है। यदि आपके नाम बिजली का कनेक्शन है तो पुराना बकाया भी आपको जमा करना होगा। बिजली विभाग का थाने में कोई कार्यवाही न करने का पत्र भी आपको विभाग से प्राप्त करना होगा। आपको न्यायालय में सरेंडर करना होगा। आपके पास न्यायालय का सम्मन अवश्य आएगा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दौरान मुकदमा की जमानत करानी होगी। आपको यह काम आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी एडवोकेट की मदद भी ले सकते हैं। आपका मुकदमा सामान्य तरीके से चलेगा। इसके बाद न्यायालय में आपको अपने को निर्दोष साबित करना होगा। यदि न्यायालय में आपको निर्दोष मान लिया जाता है तो आप अगली कार्रवाई अपने जमा पैसे की वापसी का कर सकते हैं। आपको सिविल मिसलेनियस मामला प्रस्तुत करना है और अपने जमा पैसे की वापसी की मांग करनी है। यह आपको न्यायालय के माध्यम से वापस मिल जाएगा। यदि आप कोई भी मुकदमा न लड़कर अपना केस सुलह पर खत्म कराना चाहते हैं तो मामला लोक अदालत में ट्रांसफर कराकर इसे समाप्त कराना होगा। समन शुल्क जमा करने, राजस्व निर्धारण जमा करने का यह मतलब नहीं है कि आपका केस न्यायालय में समाप्त हो गया है। फिर भी आपको अपनी जमानत करानी पड़ेगी और आपको न्यायालय में मुकदमा समाप्त कराना होगा। ऐसी दशा में बिजली विभाग कोई कार्यवाही नहीं करेगा और लोक अदालत से यह समाप्त हो जाएगा। साथियों, बहुत से लोग यह समझते हैं कि हमने समन शुल्क और निर्धारण जमा कर दिया है और हमारा मुकदमा समाप्त हो गया है। हाँ, अगर आपने
समन शुल्क और निर्धारण जमा कर दिया है तो विभाग आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन आपका मुकदमा जो न्यायालय में लंबित है उसमें आपको बड़े ही आसानी से आपको जमानत मिल जाएगी और मुकदमे दौरान आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं। यदि आप निर्दोष है तो आप निर्दोष साबित होंगे और अगर आपका दोष बनता है तो फिर दंड की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप मुकदमे को वास्तव में समाप्त कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी ना करें तो फिर इसे लोक अदालत में ट्रांसफर कराकर सुलह के आधार पर यह मुकदमा समाप्त हो जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती। साथियों, इसमें जब आप न्यायालय में जाएंगे तो आप ये काम स्वयं भी कर सकते हैं, किसी एडवोकेट की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे हम बतला दें कि कौन कौन से कागज न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी तारीख पता करनी होगी मुकदमा नंबर से। पहला कागज जो बनेगा वो जमानत का प्रार्थना पत्र बनेगा। दूसरा कागज जो बनेगा वो निर्दोष होने का बिंदुवार प्रतिवेदन होगा, जिसमें आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के समस्त बातें लिखेंगे। तीसरा, निर्दोष होने का जो बिंदुवार प्रतिवेदन है उसका एक शपथ पत्र भी बनेगा। चौथा, जमानत का एक कंप्यूटर फॉर्म बनेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन कार्यवाही सब कुछ की जा रही है, तो एक कंप्यूटर फॉर्म है जो आपको भर करके कंप्यूटर सेक्शन में देना होगा। पांचवा, आपको एक सरेंडर प्रार्थना पत्र बनाना पड़ेगा कि जो है आप वहां पर सरेंडर होना चाहते हैं और अपनी जमानत कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको जितने भी आपने प्रपत्र सौंपे हैं उन सभी की एक फेहरिस्त भी होगी। यदि आप कंज्यूमर हैं और पूरा पिछला बकाया आपने नहीं जमा किया है तो बकाया जमा करने की एक अंडरटेकिंग भी अलग से आपको लगानी होगी। साथियों, जो आपने जितना भी पैसा विभाग में जमा किया है, यानी समन शुल्क, बकाया, राजस्व निर्धारण, उसकी छाया प्रति और जो थाने के लेटर की छाया प्रति, यानी कार्रवाई ना करने का जो पत्र मिला है विभाग से, उसकी भी छाया प्रति आपको इसके साथ लगानी होगी। तो साथियों, आपने जो भी प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन बनाए हैं उसमें जो कोर्ट फी जो निश्चित है उसका टिकट भी लगाना पड़ेगा और ये सारे प्रपत्र आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपने समन शुल्क जमा कर दिया है, राजस्व निर्धारण जमा कर दिया है, तो आपके जमानत होने में कोई भी परेशानी नहीं है, जमानत आपकी हो जाएगी। हाँ, यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको कम से कम पिछला बकाया 50% तो जमा ही करना पड़ेगा और 50% की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय में मजिस्ट्रेट इस बात को ध्यान में रखते हुए भी जमानत निरस्त कर देते हैं। और साथियों, यदि आप अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं अपने आप को निर्दोष साबित कराने के लिए, तो आप मुकदमा लड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा समाप्त हो जाए तो आप इसे लोक अदालत में ट्रांसफर करा के वहां से सुलह के आधार पर इसे समाप्त करा सकते हैं। साथियों, इन बातों का ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।